हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम रैंकर्स। मैं डॉक्टर नेहा कैम रैंकर पे आपका स्वागत करती हूँ। हम स्टार्ट कर चुके थे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसका पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने देखा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ते हैं, पल्यूटेंट के कितने टाइप थे, गैसियस एयर पल्यूटेंट को हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने सल्फर के ऑक्साइड्स मतलब SO2 देखे, हमने नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात की, हमने कार्बन के ऑक्साइड CO और CO2 दोनों की बात कर चुके थे। ठीक है, अब हम देखते हैं एसिड रेन। एसिड रेन और उसके बाद आपका जो आगे का है, जो पर्टिकुलेट जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो एसिड रेन ये कैसे बनता है? जनरली जो रेन होती है, जो नॉर्मल बारिश होती है, उसके जो pH होता है वो होता है 5.6। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो रेन वाटर है उसका pH क्या होता है 5.6। ये एग्जाम का आपका क्वेश्चन है, डायरेक्ट लाइन से आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगर उसका pH 5.6 से ब्लो चला जाए, इससे नीचे हो जाता है अगर pH वाटर का, तो जो रेन होगी उसे बोला जाएगा एसिड रेन, क्योंकि अब वो एसिडिक कंडीशन को होल्ड कर रही है। ठीक है, अब क्या होता है, जो भी आपकी इंडस्ट्री वगैरह है या जो भी थर्मल प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, इनसे निकलते हैं सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, अगर ये वाटर वेपर या क्लाउड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं तो ये फॉर्म करने लग जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। और ये क्या है आपके एसिड, एसिड मतलब एसिडिक कंडीशन। तो जो वाटर नॉर्मल था वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के मिक्स होने की वजह से अब एसिडिक नेचर का हो गया है। तो अब ये जो रेन होगी वो कैसी होगी, एसिडिक होगी, और उसका pH 5.6 से नीचे होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, एसिड रेन। ठीक है, अब मान लीजिए कि यही जो वाटर है ये रेन ना होके अगर बारिश हो जाती है तो एसिड रेन है। ये ऐसा भी तो हो सकता है एज ए फॉग कहीं पे कलेक्ट हो, अगर फॉग होगा तो एसिड फॉग कहलाएगा। एज ए स्नो, अगर स्नो की तरह कहीं पे गिरती है तो ये एसिड स्नो हो जाएगा। तो ये क्या है कि वो जो क्लाउड है, क्लाउड जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर वो क्लाउड एसिडिक हो गया है बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं इनकी वजह से, और उन्होंने वहाँ पे एसिड फॉर्मेशन कर लिया है, तो अब जो वो वाटर है, जो क्लाउड है, वो जिस फॉर्म में भी कन्वर्ट होगा वो एसिडिक नेचर में ही रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ बात करें कि ये आपका मानो वाटर है या क्लाउड्स है, और अगर CO2 से ये कंबाइन करता है तो ये क्या बनाता है H2CO3। तो ये जो है ये मतलब उतना ज़्यादा इसका नेचर जो है वो एसिडिक नहीं है। ठीक है, लेकिन जब सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह मिल जाते हैं तो हाईली एसिडिक कंडीशन, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये काफ़ी ज़्यादा एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ये क्या है आपका एसिड रेन। तो एसिड रेन कैसे फॉर्मेशन होता है वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। ठीक है, अब देखिए, तो यही जो मैंने आपको बताया कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच आर एसिडिक इन नेचर कैन बी ब्लोन बाई विंड अलोंग द सॉलिड पार्टिकल्स। मतलब ये जो आपके जो क्लाउड्स हैं या जो एसिडिक नेचर के जो हो गए हैं, आपके ये जो ऑक्साइड्स हैं, ये हवा के थ्रू या फिर कैसे भी करके पार्टिकल फॉर्म में क्या होता है कि ये फाइनली जैसे ही इन्होंने क्लाउड को एसिडिक किया, एसिडिक होने के बाद ये फॉग फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में सटल डाउन भी हो सकते हैं, जिसे ड्राई डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या ड्राई डिकम्पोजिशन मतलब जरूरी नहीं है कि उससे केवल बारिश ही हो, वो फॉग भी बन सकता है, स्नो भी बन सकता है, ड्राई डिकम्पोजिशन भी हो सकता है कि वो ड्राई होके एज ए सॉलिड कहीं पे सटल डाउन होने लग जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे एसिड रेन के फॉर्म है। नाउ इसका जो मेजर इफेक्ट जो देखा गया एसिड रेन का, वो देखा गया ताजमहल पे, क्योंकि ताजमहल जो है वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, हमारा 7 वंडर्स में भी रह चुकी है। ठीक है, तो ताजमहल क्या है कि इसका जो बना हुआ है ये संगमरमर से बना हुआ है, जो एक टाइप के स्टोन है। ठीक है, और स्टोन में होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट था, ताजमहल के स्टोन का जो कैल्शियम कार्बोनेट था, जब एसिड रेन अगर उसके ऊपर हो जाता है तो उसमें होता है H2SO4। तो वो क्या करता है, ये CaCO3 के साथ रिएक्ट करने लग जाता है और बनाता है यहाँ पे CaSO4 और CO2 और H2O। तो हो क्या रहा है कि जो भी मार्बल है जो ताजमहल को एक चमक दे रही है, उसको अट्रैक्टिव बना रही है, वो मार्बल धीमे धीमे डिफॉर्म होती चली जा रही है। ठीक है, और डिफॉर्म होने के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो अपना कलर, अपना एक्चुअल जो उसकी चमक है, उसको भी धीमे धीमे खोती चली जा रही है। तो ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट रहा एसिड रेन का ताजमहल पे। अब ताजमहल ही क्यों, मतलब क्योंकि देखिए ताजमहल प्रेजेंट है आगरा में,
और आगरा के आसपास आप देख लें फिरोजाबाद, मथुरा, भरतपुर, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगे हुए हैं। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ बनती हैं, चूड़ियों का बहुत बड़ा मार्केट, और काफ़ी हाई लेवल पे जो मैन्युफैक्चरिंग होती है बैंगल्स वगैरह की, तो वो फिरोजाबाद में ही होती है। तो इससे भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गैसेस, बहुत ज़्यादा ऑक्साइड, सल्फर के और नाइट्रोजन के वहाँ के इन्वायरमेंट में रहे। मथुरा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, जहाँ पे ऑयल का प्यूरिफिकेशन वगैरह होता है। अगर आप लोग कभी मथुरा हाईवे वगैरह पे विजिट किए होंगे, स्पेशली रात के टाइम पे, तो आपको लगता होगा कि यार ये बादल में आग कैसे जल रही है। एक्चुअली क्या होता है, रिफाइनरी है वो, और वो आग हमेशा जलती रहती है। रात में आपको प्लांट तो दिखता नहीं है, केवल वो जलती हुई आग ही दिखती है, तो वो एकदम से जादू जैसी फीलिंग आती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, भरतपुर में भी काफ़ी प्लांट्स वगैरह हैं। तो क्या डिसाइड किया गया, सिंस ताजमहल जो है वो इतनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है और इतना उसको माना जाता है, इतना टूरिस्ट आता है, तो वो उसको अच्छे से रखने के लिए थोड़ा सा क्या किया गया कि एक एरिया, ऐसा एरिया जो इस ताज को सेफ रख सके, जैसे बोला गया ताज ट्रेपेजियम, ये जो एक एरिया है जहाँ पे आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा वगैरह ये सब आ जाते हैं, ऐसे एरिया में ऐसी कोशिश की गई कि यहाँ की एयर को मतलब थोड़ा सा प्योर रखा जा सके। क्योंकि यहाँ की जो एयर है, कोशिश की जा सके कि वहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वगैरह प्रेजेंट ना रहें, जिससे अगर वहाँ पे बारिश होती है तो वो नॉर्मल रेन हो, ना कि एसिडिक रेन हो। क्योंकि अगर एसिडिक रेन होगी तो वो ताजमहल को धीमे धीमे खराब कर देगी और उसका बिल्कुल चमक वगैरह को भी बर्बाद कर देगी, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या किया गया कि कुछ स्टेप्स लिए गए। स्टेप्स ये लिया गया कि ये जो रिफाइनरी है मथुरा वगैरह में, तो उनकी जो मतलब चेकिंग की, हाँ प्रॉपर उनमें उतना ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं आ रहा है। जैसे मथुरा रिफाइनरी है जो ऑलरेडी टेकिंग सूटेबल मेजरमेंट की, हाँ इसमें जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह निकल रही हैं, इनसे जो इमिशन हो रहा है, उनमें एक मेजरमेंट उसका प्रॉपर किया, उतना ज़्यादा तो कुछ नहीं है जो ताज को प्रॉब्लम हो, ठीक है। उसके अलावा वहाँ आसपास में जो भी घर गांव, जो लोग क्या करते हैं कि लोग चूल्हे पे भी खाना बनाते हैं, सबके पास तो गैस नहीं है, अब तो हो गई है, लेकिन मतलब बहुत सारे लोग चूल्हे वगैरह पे खाना बनाते थे, लकड़ियाँ वगैरह जला के बनाते थे। तो उनसे क्या होता था कि अगर कोयले पे केरोसिन ऑयल यूज करके या फिर लकड़ियों वगैरह से खाना बनाया जाता था तो काफ़ी गैसेस निकलती हैं, और वो भी कहीं ना कहीं ताज को, मतलब एसिड रेन में, ताज तो एसिड रेन की वजह से इफेक्टेड है। तो ये सारे काम क्यों किए जा रहे थे, जिससे एसिड रेन को रोका जा सके, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, कोशिश की गई है कि मतलब जो लोग ये यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल गैस वगैरह यूज़ करें, और आपका जो एलपीजी वगैरह इससे खाना ना बनाएं। तो वो थोड़ा सा स्टेप लिया गया है ताजमहल को बचाने के लिए। तो एसिड रेन का ताज पे भी देखिए, ये 2019 का है जी का क्वेश्चन, ये यही पूछा गया है कि ताजमहल इज बीइंग स्लोली डिसफिगर्ड, ताजमहल जो है वो धीमे धीमे डिसफिगर्ड या डिसकलर्ड हो जा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, बल्कि इसका मतलब मेन कारण क्या है, वो है एसिड रेन। एसिड रेन, क्योंकि जो बना है वो उसमें है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, एसिड रेन में आपका आएगा H2SO4, वो क्या करेगा CaSO4 H2O और CO2 बना लेगा। उस वजह से क्या हो रहा है, वो डिसफिगर्ड होता चला जा रहा है, या फिर अपना जो चमक है, अपना लस्टर है, वो खो रहा है, ठीक है। सो आंसर इज बी, एसिड रेन। नाउ आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट, ये भी आपका 2017 का है। एक्सक्यूज मी, ये आपका 2017 का है, जी का है, और ये भी 2017 जी का है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आइडेंटिफाई द पोल्यूटेंट गैसेस लार्जली रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कलर्ड एंड लस्टरलेस नेचर ऑफ मार्बल ऑफ द ताजमहल। मतलब उन्होंने सिंपल डायरेक्ट ये नहीं कह दिया है कि एसिड रेन में, एसिड रेन के लिए क्या क्या रेस्पॉन्सिबल है, बल्कि उन्होंने घुमा के पूछा है कि ऐसी कौन सी गैसेस रेस्पॉन्सिबल हैं जो ताजमहल को डिसफिगर्ड या फिर उसकी चमक को खराब कर रही हैं, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, एसिड रेन, और एसिड रेन का क्या कारण है, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो SO2 एंड NO2, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो CO2 तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा रोल है इसका, एसिड रेन में कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। ओजोन का भी, ओजोन का रोल इसमें नहीं है, ओजोन का रोल अभी आपको आगे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, इसमें NO2 तो है लेकिन SO2 नहीं है। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि एसिड रेन की अगर बात हो रही है तो आपको चाहिए ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ठीक है। सो आंसर विल बी सी।
नाउ ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं इसी टाइप का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन से सेट है इसका। तो ग्रीन हाउस गैस में जैसे इसको चेक करेंगे तो इसमें N2 आ गया, N2 तो ग्रीन हाउस गैस में नहीं है, N2 का तो कोई रोल नहीं है, इसमें भी N2 आ गया, इसमें आपका Cl2 आ गया। ये देखिए D आपका CO2, मीथेन, आपका N2O, ओजोन, ये सारे ग्रीन हाउस गैस में आते हैं। ठीक है, सो आंसर विल बी डी। नाउ तो एक टाइप का जो पॉल्यूटेंट थे जो गैसियस फॉर्म में रहते थे उन सब की बात हम कर चुके हैं। ठीक है, इंक्लूडेड दिस एसिड रेन। अब हम दूसरे टाइप का जो पॉल्यूटेंट्स हैं जो पार्टिकल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, अब हम उनकी बात करेंगे, जैसे पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, अब पार्टिकल फॉर्म में जो रहते हैं उनकी यहाँ पे बात की जा रही है। इसमें तो स्पेशल कैटेगरी आप पढ़ेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्लासिकल एंड फोटोकेमिकल स्मोग। ठीक है, तो स्मॉग अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फोटोकेमिकल स्मॉग से तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स, तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो हैं ये सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन द एयर, मतलब आपकी जो उसमें जैसे कि देखिए गैसियस फॉर्म में जो पॉल्यूटेंट्स थे वो तो बिल्कुल गैसियस फॉर्म में ही थे। अब एयर में अगर सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो अगर उसमें मिक्स हो जाते हैं और तब पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो वो आपका आ जाएगा इस कैटेगरी में। ठीक है, पर्टिकुलेट इन द एटमॉस्फेयर में बी वाइबल एंड नॉन वाइबल। देखो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं जो जैसे कि आपका ये हो गया बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, एल्गी एटसेट्रा, ये भी क्या है आपके एक टाइप के पॉल्यूटेंट्स ही हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ पे असर डालते हैं, मतलब लोगों को उनसे एलर्जी हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। ठीक है, स्किन में एलर्जी वगैरह हो जाती है। तो ऐसे कुछ फंगाई, मोल्ड्स, एल्गी वगैरह ऐसे होते हैं जो होते तो इन्वायरमेंट में ही हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इंडिया में भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि बारिश के मौसम में आप देखेंगे कि जो कपड़े हैं या जो फूड स्टफ़ है वो बहुत जल्दी फंगस पकड़ लेता है। तो मतलब ऐसे हमको दिखाई नहीं देते हैं कि ये पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेंट है, लेकिन वो भी एक टाइप के आपके पॉल्यूटेंट में आते हैं। ठीक है, ये हो गया। नाउ उसके बाद नॉन वाइबल पॉल्यूटेंट्स, नॉन वाइलेबल पर्टिकुलेट्स, इनमें कौन से आते हैं जो लिविंग नहीं है। ठीक है, जैसे आपका बैक्टीरिया फंगस टाइप नहीं है, इसमें आ जाता है जैसे आपका धुआं, जैसे आपका स्मोक, स्मोक में जो पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आपका जो मिस्ट, मिस्ट मतलब जो जितने भी फर्टिलाइज़र वगैरह इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का जो स्प्रे वगैरह किया जाता है, मान लीजिए जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहाँ पे स्प्रे किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है कि जो फसल है, जो भी प्लांट्स हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो स्प्रे किया जा रहा है वो केवल उन्हीं टारगेट चीज़ों पे ही जाए, वो एयर में भी मिक्स हो जाता है और वो क्या करता है कि उसमें कहीं ना कहीं पॉल्यूशन क्रिएट करता है। ठीक है, नाउ फ्यूम्स, फ्यूम्स जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अगर आप बर्न करेंगे तो फ्यूम जनरेट होगा, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हैं जो ऑटोमेटिकली फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जैसे एसीटोन, जैसे आपने थिनर देखा होगा, थिनर तो आई थिंक सभी ने देखा होगा, जिससे नेल पेंट वगैरह क्लीन करते हैं। तो आप देखेंगे कि अगर कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ दिया जाए, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वो बिल्कुल ही गायब हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि उसके फ्यूम्स जो इतनी ईजिली बन जाते हैं कि फ्यूम्स जो है वो एकदम से एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे थिनर हो गया, ऐसे ही उसका और अच्छा सा फॉर्म जैसे एसीटोन वगैरह। ठीक है, मेटल्स हो गए और इनके कुछ ऑक्साइड्स वगैरह, ये सब क्या है कि ये फ्यूम फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं जो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो एक टाइप से ये भी क्या है, पॉल्यूटेंट है। तो ये तो बात हो गई कि जो आपके पर्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि वो किस किस फॉर्म में रहेंगे। तो वो किस फॉर्म में रहेंगे, पार्टिकल फॉर्म में रहेंगे। जैसे आपके जो इस धुएं में जो पार्टिकल्स होते हैं, आपके डस्ट में जो पार्टिकल्स होते हैं, आपके जो मिस्ट, जो स्प्रे वगैरह, जो ऑयल नहीं, वाटर ड्रॉपलेट्स में जो रहते हैं, आपके जो फ्यूम्स इस टाइप से, तो ये सारे के सारे आपके इस कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, वो है आपका स्मॉग। इसका नाम स्मॉग क्यों पड़ा? स्मॉग इसलिए पड़ा क्योंकि ये बीच की कैटेगरी है, स्मोक प्लस फॉग।
स्मोक मतलब जहाँ पे बिल्कुल एकदम से सॉलिड पार्टिकल्स, और एक आपका फॉग, फॉग मतलब जहाँ पे लिक्विड ड्रॉपलेट्स। तो लिक्विड ड्रॉपलेट्स और सॉलिड पार्टिकल्स मिक्स होके एक जो बिल्कुल एकदम से डिफरेंट टाइप का जो क्रिएट करते हैं वो होता है आपका स्मोक। जैसे कि स्मोक आपको देखने को मिल गया होगा दिल्ली वगैरह में, अगर आप में से कोई रहते होंगे तो दिल्ली वगैरह में आपको स्मोक देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि दिवाली के बाद वहाँ पे कई दिनों तक ऐसे ही हाल रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका स्मोक, ये भी एक टाइप का क्या है, पोल्यूशन है। और ये किससे मिलके बना है, स्मोक प्लस फॉग। ठीक है, अब ये दो टाइप के हैं, एक है आपका क्लासिकल और एक है आपका फोटोकेमिकल। ठीक है, तो जो स्मोक दो टाइप के हैं, एक है आपका क्लासिकल, एक है फोटोकेमिकल। क्लासिकल स्मोक जो होता है ये होता है कूल ह्यूमिड क्लाइमेट, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा कूल ह्यूमिड क्लाइमेट वगैरह रहता है वहाँ पे ये बनता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये क्वेश्चन है, दिस इज क्वेश्चन, और कई बार आया है, आगे आप देख लेंगे। इसमें क्या क्या होता है, क्लासिकल स्मोक में होता है एक तो स्मोक होगा और फॉग होगा, क्योंकि इन दोनों को मिक्स करके ही स्मोक बनाया है। उसके अलावा इसमें होगा SO2। ये जो SO2 है ना, ये काम की चीज़ है, यही इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करेगी। जैसे कि SO2 क्लासिकल स्मोक में हो गया, और आपके फोटोकेमिकल स्मोक में क्या होता है, इसमें होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, ये आएंगे आपके फोटोकेमिकल स्मोक में। तो देखिए फिर से बताते हैं, स्मोक की दो कैटेगरी, क्लासिकल फोटोकेमिकल। क्लासिकल होगा जहाँ पे कूल ह्यूमिड क्लाइमेट होगा, फोटोकेमिकल होगा जहाँ पे वार्म ड्राई सनी क्लाइमेट होगा। ठीक है, ओके। अब देखिए क्लासिकल में क्या है कि आपका स्मॉग होगा, फॉग होगा प्लस SO2 होगा। ठीक है, और आपके फोटोकेमिकल में क्या होगा, सनलाइट होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। ये यहाँ तक बात खत्म हो गई। अब इनका एक नया नाम देखते हैं, जिस नाम पे ज़्यादातर इनको पूछा जाता है। ठीक है, वो क्या है, ये जो क्लासिकल स्मॉग है इसमें प्रेजेंट है SO2, इसमें प्रेजेंट है क्या, SO2। ठीक है, अब ये जो SO2 है ये काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ये काम करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर आप SO2 में देखें तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और सल्फर इजीली +6 में जा सकता है। ठीक है, सल्फर इजीली +6 में जा सकता है, मतलब सल्फर जो है SO2 जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब दूसरी चीज़ों को इजीली रिड्यूस कर सकता है। तो ये हो गया क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट। सिंस ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसके जो स्मोक को बोलते हैं वो बोलते हैं रिड्यूसिंग स्मोक। क्या है, रिड्यूसिंग स्मोक। ठीक है, नाउ फोटोकेमिकल में क्या है, फोटोकेमिकल में प्रेजेंट है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करते हैं, क्योंकि जो NO2 है ये कन्वर्ट हो जाता है NO में और फ्री ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। वो फ्री ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल या फिर अदर चीज़ों को ऑक्सीडाइज करने लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इससे जो स्मोक बन रहा है वो है आपका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। तो आपको दिमाग में रखना है, क्लासिकल स्मोक को रिड्यूसिंग स्मोक बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक को आप ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं दिमाग में रखना, जो क्लासिकल है उसमें SO2 प्रेजेंट है, SO2 ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है, मतलब दूसरों को रिड्यूस कर सकता है, मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो रिड्यूसिंग स्मोक हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट है नाइट्रोजन वाले NO2, NO2 NO में जाके फ्री ऑक्सीजन रिलीज कर देगा, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक हो गया। ठीक है, जितना भी ईजिली पॉसिबल था मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, यहाँ पे एक टर्म साथ में चल रहा है फोटोकेमिकल। ये फोटोकेमिकल शब्द बार बार क्यों आ रहा है, देखिए फोटोकेमिकल, फोटो मतलब फोटोन। ठीक है, फोटोकेमिकल शब्द जो आया है वो फोटोन की वजह से आया है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रही है लाइट, सनलाइट, और सनलाइट में प्रेजेंट होते हैं फोटोन्स, फोटोन्स ही उसमें काम करते हैं। तो ये फोटोकेमिकल, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस की वजह से ये जनरेट हो रहा है, इस वजह से ये है आपका फोटोकेमिकल स्मोक। ठीक है, तो नाम दिमाग में रहा, फोटोकेमिकल स्मोक और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। ठीक है, नाउ अब फॉर्मेशन कैसे होता है,
When fossil fuels are burned, a variety of pollutants are emitted into the earth troposphere. जब भी जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह जलाए जाते हैं तो बहुत ही टाइप ऑफ वेराइटी के पोल्यूटेंट्स इमिशन होता है हमारे ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर में आपको लेक्चर 1 में बता चुकी हूँ, ठीक है। नाउ टू ऑफ द पोल्यूटेंट्स डेट आर इमिटेड, इनमें से दो ऐसी चीजें, दो ऐसे पोल्यूटेंट्स जो इस फोटोकेमिकल स्मोक के लिए प्राइमरी प्रिकर्सर का काम करते हैं, वो हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कब बनते हैं? ये भी इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ द फ्यूल। जब भी आपका जो फ्यूल है वो उसका इनकम्प्लीट कंबस्शन हो जाता है तो वहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मेशन होने लगता है। देखो हाइड्रोकार्बन भी क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो फ्यूल जब जलता है तो हाइड्रोकार्बन्स उसमें फॉर्म हो जाते हैं। दूसरा क्या है? एनो। दूसरा क्या है? एनो। तो ये हाइड्रोकार्बन और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए प्राइमरी प्रिकर्सर का काम करेंगी। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। प्राइमरी प्रिकर्सर फॉर फोटोकेमिकल स्मोक वो क्या है आपका? हाइड्रोकार्बन एंड एनो। नाउ ये तो पहली बात खत्म हो गई। अब क्या होता है कि आपका ये जो है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक इसके बारे में पूरा बता देती हूँ फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। तो प्रिकर्सर में हमने बात कर ली NO2, एनो ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 में, और वो है फिर आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी प्रिकर्सर है, ये प्राइमरी प्रिकर्सर क्या करता है? ये सेकेंडरी प्रिकर्सर को भी जनरेट कर देता है, सेकेंडरी प्रिकर्सर को भी जनरेट कर देता है। जैसे देखिए, जैसे आपका NO2 निकला, ठीक है, NO2 निकला आपका, जब भी आपने ये फ्यूल वगैरह बर्न किया NO2 आपका वहाँ पे जनरेट हो गया है, जो आपका एक टाइप से पल्यूटेंट है। ये NO2 क्या होता है? जब इस पे सनलाइट गिरती है, जब कहते हैं ना कि जहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ पे होगा? जहाँ पे वार्म, ड्राई या फिर सनी क्लाइमेट होगा। तो जब भी इसमें लाइट गिरेगी, सनलाइट गिरेगी, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा NO में और एक फ्री ऑक्सीजन रिलीज कर देगा। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा कि इन्वायरमेंट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करके ओजोन का फॉर्मेशन कर लेगा। तो देखिए किस टाइप से अपने ट्रोपोस्फियर में ही इस पोल्यूशन की वजह से, इस पोल्यूटेंट की वजह से, ये जो स्पेशल पर्टिकुलेट पोल्यूटेंट है आपका NO2, इसकी वजह से ओजोन क्रिएट हो गया है इन्वायरमेंट में, और हमारे ऑक्सीजन को उसने क्या किया? ओजोन में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रिकर्सर क्या है? NO2, और उसने जनरेट किसको किया? ओजोन को किया, ठीक है। तो ओजोन क्या हो गया इसका? सेकेंडरी प्रिकर्सर फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक। ये क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ ऐसे ही आपका पेन अभी आप देखेंगे, मैं आपको पेन अभी बताती हूँ, ठीक है। पेन भी क्या है आपका? सेकेंडरी प्रिकर्सर है। तो ये तो बात हो गई आपके फोटोकेमिकल स्मोक की, और इसके दो टाइप मैंने बताए, प्रिकर्सर बताए, प्राइमरी प्रिकर्सर और सेकेंडरी प्रिकर्सर, ठीक है। ये तो इसकी बात हो गई। अब देखिए क्या होता है कि ये जो आपका प्रेजेंट है आपके पास हाइड्रोकार्बन, अनवर्ट हाइड्रोकार्बन और NO2, जो इसके प्राइमरी प्रिकर्सर हैं फोटोकेमिकल स्मोक के। अब क्या होता है कि NO2 ने बना दिया ओजोन को, NO2 ने बना दिया ओजोन को, यहाँ पे जस्ट बनाया। अब ये ओजोन क्या करता है? हाइड्रोकार्बन भी तो प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन जस्ट अभी मैंने बताया प्राइमरी प्रिकर्सर में। तो यहाँ पे मीथेन मान लो प्रेजेंट है, और मीथेन तो वैसे भी पोल्यूशन में भी आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मीथेन अवेलेबल रहता है। तो ये मीथेन क्या करता है? ये ओजोन के साथ रिएक्ट करने लग जाता है, और ओजोन के साथ रिएक्ट करके ये बना देता है फॉर्मल्डिहाइड और पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसे बोलते हैं पेन। ये पेन का फॉर्मूला है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। ये नाइट्रेट क्योंकि यहाँ पे NO2 है, पर ऑक्सी मतलब देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे OO लिंकेज है, ठीक है, पर ऑक्सी लिंकेज है, यहाँ पे OO लिंकेज है। तो ये हो गया आपका पेन। तो पेन नाम से भी पूछा जाता है और पेन का फॉर्मूला से भी पूछ सकता है, और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है। नाउ एक और चीज बनाता है ये एक्रोलीन। एक्रोलीन CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, एक्रोलीन। तो यहाँ पे क्या क्या हो गए आपके? ओके, हियर इज द लिस्ट। तो फोटोकेमिकल स्मोक में क्या क्या कंपोनेंट्स हो गए आपके? प्राइमरी प्रिकर्सर में आपके हो गए हाइड्रोकार्बन और NO2, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या क्या बना दिया? उन्होंने क्या क्या जनरेट कर दिया? ओजोन, NO, फॉर्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और पेन। तो ये सब क्या है? आपके फोटोकेमिकल स्मोक है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके फोटोकेमिकल स्मोक है। नाउ
ये तो फोटोकेमिकल स्मोक की बात खत्म हो गई। अब एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं यहीं पर डिस्कस कर लेती हूँ। वो क्वेश्चन आया था इस चीज से, इस लाइन से। क्वेश्चन ये था कि जब NO ओजोन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। उन्होंने ऑप्शन में दे रखा था कि N2 और O2 बनाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो NO है, जो यहाँ पे अभी जनरेट हुआ, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो आपका, लेट मी क्लीन, देखिए आपका NO2 था, ये इसने बनाया NO और एक फ्री ऑक्सीजन। फ्री ऑक्सीजन ने क्या किया, इसने बना दिया ओजोन को। अब ये जो NO है और ये जो ओजोन है, ये रिएक्ट कर जाते हैं और बना लेते हैं NO2 और O2। तो यहाँ पे क्या बना, NO2 और O2 मॉलिक्यूल बनाए। तो यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल नहीं बनाए। तो अभी आप आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसलिए ये मैंने यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। नाउ अब देखिए कि इफेक्ट क्या होता है। इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक जो ये जनरेट हो रहे हैं, जो एक टाइप का पोल्यूशन ही है, उसका इफेक्ट क्या क्या रहता है वो हम देखते हैं। तो कॉमन कंपोनेंट मैंने आपको बता दिए इसके, मैंने जस्ट अभी आपको नीचे बताए, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड और आपका पेन। ये आपके क्या है, इसके कॉमन कंपोनेंट है। कंपोनेंट के नाम याद रखना, एजेट आपको 3-4 दे देगा, पूछेगा कौन है कौन नहीं है, तो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ठीक है। नाउ बोथ ओजोन और पेन, ये दोनों जो हैं, ओजोन और पेन, ये हैं पावरफुल आई इरिटेंट्स। मतलब इरिटेंट्स, ये आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। उसके अलावा ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये क्या करते हैं, ये नाक और गले में इरिटेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाए इनकी, आपका ओजोन और NO की कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो आपको हेडक, चेस्ट पेन, ड्राइनेस, गले में कफ, सांस लेने में प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती है। जो दिल्ली में जब ये होता है, अभी भी होता है, और अभी बीच में तो बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो बहुत ज़्यादा लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस की, बहुत ज़्यादा सांस लेने में, ब्रीथिंग इशू वगैरह, ये बहुत लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, ठीक है। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक का और जो क्या क्या ये कर सकता है, ये क्वेश्चन में आया था, क्रैकिंग ऑफ रबर। ये रबर को भी क्रैक कर सकता है। जो फोटोकेमिकल स्मोक होता है, ये क्रैकिंग ऑफ रबर, ठीक है। और जो प्लांट जो होते हैं, पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, उनकी लाइफ को भी ये कहीं ना कहीं डैमेज करता है। देखिए जो भी पोल्यूशन हो रहा है, केवल वो ह्यूमन हेल्थ के लिए खतरनाक नहीं है, वो प्लांट के लिए भी उतना ही खतरनाक है। क्योंकि बहुत सारे, हम पहले भी लेक्चर 1 में देख चुके हैं कि किस टाइप से फोटोसिंथेसिस की रेट को स्लो कर देते हैं, किस टाइप से प्लांट्स को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का असर उन पे भी होता है, ठीक है। ओके, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, ठीक है। क्या तरीका है इसको कंट्रोल किया जाए। तो तरीका एक ही है कि जो आपके फोटोकेमिकल स्मोक के जो सेकेंडरी प्रिकर्सर है, जैसे आपका ओजोन हो गया, PAN हो गया, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, ये सेकेंडरी प्रिकर्सर थे जो प्राइमरी प्रिकर्सर से बन रहे थे। मतलब केवल NO2 और हाइड्रोकार्बन ही मिल के इतनी सारी चीज़ों को जनरेट कर दे रहे थे, जो उसके सेकेंडरी प्रिकर्सर हैं। तो क्यों ना प्राइमरी प्रिकर्सर पे ही कंट्रोल लगा दिया जाए। अगर प्राइमरी प्रिकर्सर को ही अगर आप कंट्रोल लगा देंगे, रोक देंगे, उनको नहीं निकलने देंगे, तो वो सेकेंडरी प्रिकर्सर को बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। यही बात हो गई ना कि स्टार्टिंग मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही कैसे, ठीक है। तो ये हो गया। तो वही है कि अगर प्राइमरी प्रिकर्सर जो है उनको ही अगर रोका जाए, तो सेकेंडरी प्रिकर्सर से इन पे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, ये मतलब यूजुअली क्या होता है कि अब जो ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, उनमें कुछ इस टाइप से सेटिंग वगैरह की जा रही है कि ये जो NO और जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनको कम से कम, मतलब इनको, इन पे रोक लगाई जा सके। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन इन सब चीज़ों का क्या था, ऑटोमोबाइल इंजन्स, जैसा मैंने लेक्चर 1 में भी आपसे बात की, ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब इनको कम करते हैं, इनको जो है वो क्या करते हैं, इनको मेटाबोलाइज करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह को मेटाबोलाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। तो ऐसे प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए। अगर उन प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो वो जो भी अब इन्वायरमेंट में है उनको धीमे धीमे ख़त्म करेगा, और मतलब नया बनाना हमको रोकना पड़ेगा। तो उससे ही इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो बात हो गई आपके स्मोक की। तो हमने एसिड रेन देख लिया इस लेक्चर में, उसके अलावा हमने क्लासिकल स्मोक देख लिया, हमने फोटोकेमिकल स्मोक देख लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन की, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा, हमने देखा कि ट्रोपोस्फेयर मतलब हमारे आसपास का स्फीयर सी लेवल से 10 किलोमीटर तक का जो है एरिया, उसमें ट्रोपोस्फेयर हमने बोला, और उसमें हमने किस टाइप के पोल्यूशन हो सकते हैं वो सारे देखे। हमने सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड्स वगैरह ये देख लिए, ठीक है। एसिड रेन देख ली, क्योंकि ये भी ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, हम लोग विजिबली इनको देख ही सकते हैं। जो भी रहता है, आगरा में रहता है, ताजमहल के पास रहता है, वो देख सकता है ताजमहल की कंडीशन, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन, मतलब वो पोल्यूशन जो आपका सी लेवल से 10 तक तो आपका ट्रोपोस्फेयर था, 10 के बाद जो 50 तक का जो है स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें जो पोल्यूशन होता है, ठीक है। और उसमें पोल्यूशन कौन सा मैंने आपको बताया था, ओजोन लेयर डिप्लीशन वाला, जिससे ओजोन लेयर क्या हो रही है, धीमे धीमे उसमें होल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर। हम क्या देखेंगे, किस टाइप से ओजोन का फॉर्मेशन होता है, किस टाइप से ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, और किस टाइप से ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, ठीक है। वो आपका आएगा स्ट्रेटोस्फेरिक पोल्यूशन में। नाउ अब उसके बाद देखिए, जो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है, अपर मतलब जो ट्रोपोस्फेयर से ऊपर वाला, तो अपर स्ट्रेटोस्फेयर है, इसमें क्या होता है कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन होती है, तभी तो वो पूरा एक लेयर बना लेती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी से, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। तो ये बनता कैसे है, ये ओजोन मॉलिक्यूल्स ही बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा ओजोन मॉलिक्यूल्स अगर बन जाएंगे तो वो एक लेयर के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। अब ओजोन मॉलिक्यूल बनते कैसे हैं, ये क्या होता है कि जो भी आपका वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, अगर उसमें यूवी लाइट गिरेगी, यूवी लाइट तो गिरेगी क्योंकि स्ट्रेटोस्फेरिक में क्या है, यूवी तो आएगी। तो यूवी जब उस पर गिरेगी तो वो क्या करेगा, आपका जो O2 मॉलिक्यूल है वो फ्री ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये दूसरे O2 मॉलिक्यूल से मिलके फर्दर यूवी की प्रेजेंस में ओजोन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जब ऐसे बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो वो एक लेयर की फॉर्म में रहेगा और ओजोन लेयर बन जाएगा, ठीक है। तो ओजोन क्या है, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन डाई ऑक्सीजन, मतलब O2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ओजोन बन गया। अब एक जो क्वेश्चन आया है वो आया है इसकी वेवलेंथ पे, कि यूवी रेडिएशन की वेवलेंथ जो यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है 255 नैनोमीटर, ठीक है। क्योंकि यूवी जो होता है वो आपका 200 से 400 के बीच में, 400 के आसपास हम विजुअल में कंसीडर करने लग जाते हैं, यूवी विजुअल बोलने लग जाते हैं, और 400 से 700 विजुअल रेंज जो हमको दिखाई देती है, 400 से 700 नैनोमीटर तक जो हम विबग्योर वगैरह पढ़ते हैं ना, वो सारा उसमें आ जाता है, और 200 से 400 जो है वो आपका यूवी में है। अब ये जो 255 है ये स्ट्रॉन्ग यूवी है, ठीक है, और जो 400 के आसपास 300 के आसपास जाएगा वो यूवी विजुअल में फिर जाने लगेगा। तो यूवी रेडिएशन जो हमको चाहिए तो ऑब्वियस है वो क्या 200 से 300 के बीच में रही होगी, तो आपका 255 नैनोमीटर। रेंज मैंने इसलिए बताई कि अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है 255 तो आपको पता होना चाहिए 200 से 300 के बीच में हमको ऑप्शन देखना है, ठीक है। नाउ अगर ये यूवी लेयर अगर ये ओजोन लेयर ना होती तो क्या होता, आपको यूवी रेडिएशन नीचे आती और उसकी वजह से क्या होता है, स्किन कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियां जो है वो हो सकती थी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ओजोन शील्ड को मेंटेन रखा जाए, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है। क्योंकि आई थिंक लेक्चर 1 में आपने जो CFC फ्रियोन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह पढ़े हैं उसमें आपने देखा होगा, मैकेनिज्म शायद आप आगे देखेंगे, यस मैकेनिज्म आगे है कि किस टाइप से वो क्या करता है, ओजोन लेयर में होल कर देता है, ठीक है। तो अब देखते हैं ओजोन ब्रेकडाउन कि किस टाइप से ओजोन लेयर में होल होते हैं, मतलब ओजोन मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन किस टाइप से होते हैं। तो क्या होता है कि ये जो ओजोन मॉलिक्यूल होता है ये थर्मोडायनामिकली बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्योंकि क्या हुआ था, आपका O2 ने एक ऑक्सीजन लेके O3 बना लिया था, तो O3 क्या करेगा, इजिली एक ऑक्सीजन रिलीज करके O2 भी तो बना सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। तो अब क्या होता है, ये क्या करता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, वही जो मैंने आपको बताया कि O3 गोज टू O2 प्लस O2 प्लस O गोज टू O3। तो यहाँ पे क्या एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अब क्या हुआ कि
मैन मेड मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका काम क्या होता था कि जो भी AC हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशनर वगैरह, इनमें इसका यूज किया जाता था। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक फोम, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता था फॉर क्लीनिंग कंप्यूटर पार्ट्स वगैरह। तो इसको, इस केमिकल को बनाया गया जिसका एप्लीकेशन क्या था कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता था, एयर कंडीशनर AC वगैरह में यूज होता था, रबर के प्रोडक्शन फॉर्म में, प्लास्टिक के प्रोडक्शन में, ठीक है, उसके अलावा कंप्यूटर के पार्ट्स वगैरह क्लीन करने में। तो इसका यूज होता था। एक्चुअली ये क्या था, नॉन रिएक्टिव था, नॉन टॉक्सिक था, इस वजह से इसका यूज होता था। अब इसका जब यूज हो रहा था और जो फ्रिज के पीछे AC में से जो गैसेस वगैरह निकल रही थी, तो ये गैसेस क्या होती थी कि ये हमारे एयर में मिक्स हो जाती हैं। अब ये जब एयर में मिक्स हो जाएंगी, हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाएंगी, तो ये पहुंच जाती हैं किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर में जैसे ही पहुंची, तो जैसे ही क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचा, तो क्या हुआ, स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है कौन, UV रेडिएशन, उसमें तो अच्छा खासा UV रेडिएशन है। तो जैसे ही CFC UV रेडिएशन के कांटेक्ट में आया, ये ब्रेक डाउन होने लग गया और इसने बना लिया क्या, फ्री रेडिकल। कौन सा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, Cl रेडिकल। ठीक है, अब Cl रेडिकल क्या करेगा, Cl रेडिकल जहां पे भी रेडिकल जनरेट हो जाए तो समझो कि चेन रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और चेन रिएक्शन तो कैसी होती हैं, अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होती हैं, मतलब जब तक उनको कुछ भी कंट्रोल करने वाला या उनको टर्मिनेशन स्टेप ना मिले तब तक वो चलती रहती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन, क्योंकि उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचा, UV की प्रेजेंस में क्या हुआ, उसने Cl फ्री रेडिकल को बना लिया। ठीक है, अब ये जो Cl फ्री रेडिकल था, ये रिएक्ट करने लग गया ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ, और ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके इसने ClO रेडिकल बनाया। वो है आपका क्या, क्लोरीन मोनोऑक्साइड। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आगे आप देखेंगे। उसमें ऑप्शन में ये दिया था कि ये क्लोरीन डाइऑक्साइड बनाता है, पर क्लोरीन डाइऑक्साइड नहीं बनाता है, ये बनाता है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। देखिए, क्वेश्चन मैं आपको आगे भी करा सकती हूँ, लेकिन मैं बार बार क्वेश्चन थ्योरी के साथ इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे आपको ये पता चले कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन बनता कैसे है, उन्होंने किस टाइप से क्वेश्चन बनाया है। मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगी, अभी क्वेश्चन जब करेंगे तब टिक मारेंगे कि हाँ ये आंसर है, लेकिन वो किस पॉइंट से है और किस तरीके से उन्होंने पूछा है वो मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो क्या बना, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना, ClO रेडिकल। ठीक है, अब ये जो ClO रेडिकल है, इसने क्या किया, ये फिर से एक O फ्री ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ और इसने फिर से Cl रेडिकल बना दिया। अब फिर से Cl रेडिकल बना दिया, ये क्या करेगा, फिर से O3 के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से वो पूरा रिएक्शन होगा और O2 फिर से निकलेगा। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से O3 मॉलिक्यूल, आपका ओजोन मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट होता चला जा रहा है O2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, कहाँ आपके O2 ने मिलके O3 को बनाया था, कहाँ O3 टूट के फिर से O2 में आ रहा है, मतलब ओजोन जो है उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, और वो भी किसकी वजह से हो रहा है, CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिनको फ्रियोन्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्रियोन्स पे क्वेश्चन आया है, लेक्चर 1 में मैंने आपको कराया है। ठीक है, नाउ तो ये बात हो गई, और CFC का मैंने आपको बता दिया कि ये ओजोन लेयर का डिप्लीशन कर रहा है। अब क्या होता है ओजोन होल के बारे में अगर हम बात करें तो 1980s में साइंटिस्ट वगैरह ने ये मतलब रिपोर्ट किया कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, मतलब ओजोन लेयर जो है वो कहीं ना कहीं वो क्षय हो रहा है, उसका वो खराब हो रहा है, उसमें होल्स देखने को मिले। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि और ये जो होल्स हैं ये मेनली साउथ पोल पे मिले, कॉमनली नोन एज ओजोन होल ओवर द साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल के ऊपर ये देखने को मिले वहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ, किस टाइप से ये प्रोसेस काम किया वो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। इन समर सीजन में क्या होता है कि आपका जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो मैंने अभी फोटोकेमिकल स्मोक में भी आपसे बात किया था, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके अलावा जो मीथेन है, ये क्या करने लग गए, ये क्लोरीन का जो मोनोऑक्साइड था उसके साथ रिएक्ट करने लग गए। मतलब समर सीजन में क्या हुआ कि आपका जो वहाँ पे, क्योंकि ये भी तो पोल्यूशन है, ये भी तो वहाँ पे गया हुआ है, मतलब भाई अगर इन्वायरमेंट पर ट्रोपोस्फीयर में होगा तो स्ट्रेटोस्फीयर तक तो जा ही सकता है ना गैसेस के साथ। ठीक है,
तो क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, आपका NO2 ये जो कहाँ पर बना था, अभी जस्ट पीछे आपने देखा कि किस टाइप से आपका CFC ब्रेक डाउन हुआ, Cl रेडिकल बना, उसने ओजोन से रिएक्ट करके एक ये बना लिया था क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एक बना लिया था आपका O2 मॉलिक्यूल। अब ये क्या हुआ, वहाँ पे अगर NO2 प्रेजेंट भी है तो ये क्या करेगा, NO2 के साथ कंबाइन होने लग गया और ये फॉर्मेशन करने लग गया। ठीक है, इसने क्या बना लिया आपका, ये बना लिए, तो ये क्या कर रहे हैं, एक क्लोरीन सिंक की तरह काम कर रहे हैं। जैसे Cl रेडिकल बना, वो क्या किया, मीथेन के साथ काम कनेक्ट हो गया, उसने ये बना लिया। तो आपका जो NO2 और आपका जो मीथेन है, ये क्लोरीन सिंक की तरह काम कर रहे हैं, मतलब क्लोरीन को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं कि कैसे भी करके वो जो फ्री रेडिकल है वो सिंक हो जाए, वो रुक जाए, जिससे टर्मिनेशन हो जाए। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे इस फ्री रेडिकल ने इसके साथ कंबाइन हो लिया, यहाँ पे कोई रेडिकल नहीं बना, लेकिन यहाँ पे बना CH3 रेडिकल, यहाँ पे CH3 रेडिकल बना। ठीक है, लेकिन क्लोरीन रेडिकल तो नहीं है, क्लोरीन रेडिकल होता तो वो फिर से ओजोन मॉलिक्यूल के साथ करता। तो ये क्या होने लग गया कि जो भी क्लोरीन रेडिकल जनरेट हो रहा था उसके लिए NO2 और मीथेन एज ए सिंक का काम करने लग गया। ठीक है, नाउ विंटर में क्या होता है, विंटर में क्या होता है कि स्पेशल टाइप ऑफ क्लाउड्स कॉल्ड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ओवर द अंटार्कटिका। उसके ऊपर क्या हो रहा है कि स्पेशल टाइप के बादल छाने लग जाते हैं विंटर्स में। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक सरफेस, दिस प्रोवाइड सरफेस ऑन विच क्लोरीन नाइट्रेट फॉर्म्ड, ये एक सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं और उसमें क्या होता है कि ये जो क्लोरीन नाइट्रेट है ये उसके सरफेस पे फॉर्म हो जाता है। उसके सरफेस पे फॉर्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। यहाँ तक क्या हुआ कि जो भी आपका ओजोन लेयर फॉर्म हो रहा था, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा था फ्री रेडिकल की वजह से, वो फ्री रेडिकल NO2 और CH4 के साथ कंबाइन होने लग गया और उसका क्लोरीन रेडिकल का सिंक होने लग गया। क्लोरीन रेडिकल जिस टाइप से आपका CHO रेडिकल जो है वो ये बन गया और ये एक सरफेस पे उस पर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जैसे ही दूसरे सीजन में सनलाइट वापस आई, बादल छटे, वैसे ही क्या हुआ आपका, जैसे ही सनलाइट वापस आई बादल छटे, वैसे ही क्या होता था कि यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस टाइप से ये जो था ये बादलों के साथ मिलके, क्लाउड के साथ मिलके इसने HOCl बना लिया था। ठीक है, मतलब इसने क्या किया था, रिएक्शन को स्टॉप कर दिया था, HOCl बना लिया था। अब जैसे ही बादल छटे, धूप वापस आई, वापस से ये जो HOCl है इस पे जैसे ही सनलाइट गिरी, इसने फिर से Cl रेडिकल को जनरेट कर दिया और Cl रेडिकल फिर से अपना पुराना काम करना शुरू कर देगा, क्या, फिर से ओजोन को खाना शुरू कर देगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि होल्स कहीं ना कहीं फिल हो रहे हैं, तो वो प्रोसेस अभी चल रही है कि हाँ, कि आपका जो CFC है वो होल क्रिएट कर रहा है, फिर वहाँ पे NO2 और CH4 जो प्रेजेंट हैं वो कहीं ना कहीं उसको कवरअप करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से सनलाइट वापस आती है, फिर से Cl रेडिकल को बना देती है, फिर से वो होल बनाती है। तो अभी ये प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं ओजोन होल में चल रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब इफेक्ट क्या है कि अगर ओजोन लेयर में होल्स हो जाते हैं या ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो जाता है तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, मतलब हम क्या रहेंगे उसके। तो हम तो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये हमको किससे बचाता है, ये हमको यूवी रेडिएशन से बचाता है और यूवी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि यूवी क्या कर सकता है, लीड टू एजिंग ऑफ स्किन, मतलब लोग बहुत जल्दी अपनी एज, मतलब बहुत जल्दी एजिंग होने लगेगी। ठीक है, और मतलब अगर आँखों वगैरह पे पड़ गया तो ये मोतियाबिंद वगैरह, मोतियाबिंद जो मतलब देखा होगा आपने। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं ये आँखों को डैमेज करने की पूरी कैपेसिटी रखता है, स्किन कैंसर को करने की कैपेसिटी रखता है, सनबर्न, ठीक है, किलिंग ऑफ मैनी दिस फिश प्रोडक्टिविटी, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये इफ़ेक्ट करेगा, फिशिंग वगैरह को, प्लांट लाइफ को, ह्यूमन लाइफ को, सबको इफेक्ट करेगा कौन, यूवी रेडिएशन। क्योंकि यूवी रेडिएशन जो है ना वो प्लांट्स में भी कुछ ना कुछ, प्लांट्स के सेल्स वगैरह भी म्यूटेशन कर सकता है और उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लांट्स वगैरह का जो वाटर होता है या सॉइल का जो वाटर होता है वो बहुत ईजिली एवोपरेट होने लगेगा। तो उसकी वजह से क्या होगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। मतलब ये समझो कि जो जो एक साइकिल है ना कि बारिश हुई और मिट्टी ने वाटर को एब्जॉर्ब किया, जिसे ग्राउंड वाटर वगैरह बोलते हैं, और वो फिर गर्मियों तक चलता है, फिर अगली बारिश तक फिर से बारिश होती है, तो वो साइकिल बिगड़ जाएगा। क्योंकि यूवी अगर रेडिएशन आने लग गई तो वाटर बहुत जल्दी जल्दी एवोपरेट होने लग जाएगा। अगर ह्यूमन की स्किन पे गिरेगा, स्किन कैंसर, आँखों में प्रॉब्लम, ठीक है,
प्लांट वगैरह पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा खतरा है, ओजोन लेयर में डिप्लेशन होना बहुत बड़ा खतरा है, ठीक है। इसीलिए जब इतने बड़े बड़े खतरे आते हैं ना, तभी लोग साइंटिस्ट वगैरह कंसर्न होते हैं, वरना छोटे मोटे लॉस तो इतने हो रहे हैं, पूछने वाला कौन है। नाउ अब सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, जितना भी थ्योरी अभी तक हमने कवर की है, अब हम सारे के सारे उसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। Which one of the following is not a common component of photochemical smoke? इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोटोकेमिकल स्मोक का कंपोनेंट नहीं है? ओजोन है, एक्रोलीन है, पेन, ये पेन का फुल फॉर्म है, पेन भी है, सेकेंडरी प्रिकर्सर मैंने बताया था, ओजोन प्राइमरी प्रिकर्सर था, एक्रोलीन भी आपका सेकेंडरी बना था। केवल आपका ये CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये नहीं है, इसका फोटोकेमिकल स्मोक से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर क्या है इसमें? डी, ठीक है। Now, which one of the following statement regarding photochemical smoke is not correct? इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है, ठीक है। पहला देखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक। सही बात है, CO का तो कोई रोल था ही नहीं, CO का तो कोई इसमें लेना देना है ही नहीं, करेक्ट है। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सही बात है, क्लासिकल कौन था? रिड्यूसिंग। फोटोकेमिकल क्या था? ऑक्सीडाइजिंग। ये बात भी सच है, हमें नॉट करेक्ट बताना है। फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी। सही बात है, फोटोकेमिकल शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सोलर एनर्जी का यूज हुआ है, ठीक है, HNu का यूज हुआ है। तो ये भी आपका C भी सही है। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आइज एंड थ्रोट, ये गलत बात है। फोटोकेमिकल स्मोक से क्या होता है, आंखों गले में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, पर ये कह रहे हैं कि उससे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, तो आंसर आपका हो गया क्या इसमें? डी। नाउ गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज रीजन। तो आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक कॉजेज क्रैकिंग ऑफ रबर। यस, ये मैंने आपको बताया है कि फोटोकेमिकल स्मोक से क्रैकिंग ऑफ रबर भी हो जाता है। ये मैंने आपको हाईलाइट किया था लाइन, इसीलिए क्योंकि वो क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो ये बात तो आपकी सच है। प्रेजेंस ऑफ ओजोन, NO, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड पेन इन फोटोकेमिकल स्मोक मेक्स इट ऑक्सीडाइजिंग। ये बात भी सच है। ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक क्यों कहला जाता है? क्योंकि इसमें जो ये एजेंट हैं आपके, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अगर आप ओजोन को ले लो, ओजोन अगर O2 और O में टूट जाएगा तो जो फ्री ऑक्सीजन है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इन्हीं की वजह से तो इसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बोलते हैं। तो स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट हैं, लेकिन पहले का दूसरा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। ओके, फोटोकेमिकल स्मोक कॉज क्रैकिंग ऑफ रबर, बोथ A एंड ट्रू, बट R इज ट्रू एक्सप्लेनेशन ऑफ A, ठीक है। दोनों करेक्ट हैं और R जो है वो उसका एक्सप्लेनेशन है क्रैकिंग ऑफ रबर। रबर की क्रैकिंग आई थिंक ऑक्सीडेशन की वजह से ही होती होगी। मुझे ये चेक करना पड़ेगा, फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या वो करता है। क्रैकिंग कर देता है, प्लांट लाइफ को डैमेज करता है, मेटल को कोरोजन करता है, बिल्डिंग को कोरोजन कर सकता है। तो क्रैकिंग जो रबर का फिनोमेना है, कहीं ना कहीं इसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होगा, इसी वजह से इसमें क्या है आपका ऑक्सीडाइजिंग स्मोक जो है वो इसमें इसका रीजन दे रहे हैं, ठीक है। सो आंसर विल बी डी। नाउ नेक्स्ट है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। इसमें भी आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, अब आपको बताना है सही है या गलत है, क्या है, ठीक है। पहला है क्लोरोफ्लोरो ब्रेक डाउन बाई रेडिएशन ऑफ विजिबल एनर्जी। क्या विजुअल एनर्जी ने उसको तोड़ा था? आपका जो CFC था उसको किसने तोड़ा था? आपका क्लोरोफ्लोरो को तोड़ने वाला जो चीज़ था वो था UV रेडिएशन। क्योंकि ये कहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ? स्ट्रेटोस्फीयर में ब्रेक डाउन हुआ था और उसमें आपका UV रेडिएशन प्रेजेंट था और उसने क्या बनाया था? Cl रेडिकल बनाया था। तो इसको तोड़ने वाला UV था, ना कि विजुअल था, ठीक है। तो क्या है आपका पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा, एटमॉस्फेरिक ओजोन रिएक्ट विथ NO टू गिव नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंने आपको जस्ट पीछे अभी आपको बताया था, जहाँ पे आप ओजोन पढ़ रहे थे, कि किस टाइप से आपका जो
ये है आपका NO, वो क्या करता है, ओजोन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ये जो NO है ये O3 में क्या होगा, O2 और O, NO इस ऑक्सीजन से ऑक्सीडाइज होके NO2 बना लेता है और एक O2 मॉलिक्यूल रिलीज करता है, क्योंकि ओजोन अनस्टेबल है, ब्रेक डाउन होगा तो O2 तो निकालेगा ही निकालेगा, उसके साथ एक फ्री ऑक्सीजन निकालता है जिससे NO ऑक्सीडाइज हो जाता है NO2 में। तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल तो बना लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। नाउ which one of the following gases is reported to photosynthesis or not reported to retard photosynthesis, ठीक है। इनमें से कौन सी गैस है विच इज रिपोर्टेड टू रिटार्ड फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो फोटोसिंथेसिस को रिटार्ड करेगी। मैंने ये पॉइंट आपको क्लियरली उस टाइम पे पॉइंट आउट किया था कि आपका हायर कंसंट्रेशन ऑफ NO2, हायर कंसंट्रेशन जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो आपने लेक्चर 1 में पढ़े हैं उसमें ये चीज़ मैंने क्लियरली मेंशन की थी कि किस टाइप से नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है। जनरली क्या मैंने बताया था कि N2O2 वैसे तो रिएक्ट करते नहीं है, लेकिन जब भी लाइटनिंग होती है तो ये रिएक्ट करके आपका NO बना लेते हैं, NO NO2 बना लेता है, वो फिर NO3- में कन्वर्ट हो जाता है जो फर्टिलाइजर बन के सॉइल में वॉश ऑफ हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन ऑटोमोबाइल्स वगैरह में जब उसको हाई टेम्परेचर मिल जाता है तो ये कंबाइन होके NO बना लेते हैं और ये फिर यहाँ पॉल्यूशन है, ठीक है। ये NO क्या हुआ, फिर NO2 में कन्वर्ट हुआ और यहीं पे ये जो NO है, जो ओजोन से जब ये कन्वर्ट होगा तो ये NO2 और O2 बनाएगा, ये मैंने आपको बताया। और ये जस्ट अभी क्वेश्चन हम पीछे करके आए हैं, जस्ट अभी कि किस टाइप से आपका नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और आपका क्या बनाएगा, O2 और NO2, N2 नहीं बनाएगा। जी जस्ट क्वेश्चन अभी आप करके आए हैं, ठीक है। देखो बिल्कुल एकदम से लाइन से लगे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसकी जो मतलब प्रॉब्लम थी, उसमें जो प्रॉब्लम थी आपकी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं लेक्चर को यहीं स्टॉप करती हूँ, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आगे इसको करवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच।